अगर किसी सनकी और आत्ममुग्ध व्यक्ति को देश की बागडोर सौंप दी जाती है तो उस देश का अंजाम क्या होता है, आप अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के उदाहरण से समझ सकते हैं। अमेरिकी मतदाताओं की गलती का परिणाम आज पूरा देश और पूरी दुनिया भुगत रही है। नमस्कार साथियों, आज पूरी दुनिया जिस ऊर्जा संकट, एलपीजी संकट और पेट्रोलियम की अस्थिरता से जूझ रही है, उसके पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक और स्वार्थी नीतियां जिम्मेदार हैं। अमेरिका फर्स्ट वाली सोच ने वैश्विक संतुलन को भी बिगाड़ दिया और अमेरिका को कहीं का नहीं रखा, कहीं का नहीं छोड़ा अमेरिका को। लंबे समय से अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों को अपने प्रभाव में रखने की येन केन प्रकारेण कोशिश करता आया है, लेकिन अगर कोई अमेरिका की शर्तों पर चलने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ प्रतिबंध, दबाव और हस्तक्षेप शुरू कर देता है अमेरिका। ईरान इसका सबसे बड़ा ताज़ा तरीन उदाहरण। अमेरिका चाहता है कि ईरान भी उसकी शर्तों पर झुके, लेकिन ईरान ने अपने देश के स्वाभिमान को प्राथमिकता दी। अमेरिका को बेहद खटक रही है ये बात। वेनेजुएला में जो हुआ किसी से नहीं छिपा है। अमेरिका ने वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके तेल संसाधनों पे अपना कब्जा कर लिया। यह सिर्फ राजनीति नहीं है, संसाधनों पर कब्जे के लिए हथियारों और सेना के दुरुपयोग का जीता जागता उदाहरण है। खुली लड़ाई है। अब यही रणनीति ईरान के खिलाफ अपनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। प्रतिबंध, दबाव और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अलग थलग करने की नीति। ट्रंप ने तो सोचा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या करके वो ईरान पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ईरान और आक्रामक बनकर अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रहा है। शर्मनाक बात यह कि अमेरिका और इजराइल ने अपने स्वार्थों की इस लड़ाई में बच्चों तक को नहीं छोड़ा। आखिर ईरान से अमेरिका और इजराइल का क्या लेना देना? सीमाएं तक नहीं लगती हैं, ना इजराइल से ना अमेरिका से ईरान की। लेकिन तेल की लालच, क्रूड ऑयल की लालच। युद्ध के पहले ही दिन ईरान के प्राइमरी स्कूल पर अमेरिका इजराइल ने डबल टैप हमला किया। 168 छात्राओं की मौत हुई। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत शिक्षण संस्थानों पर जानबूझकर किया गया हमला एक गंभीर युद्ध अपराध माना जाता है। ईरानी रेड क्रिसेंट और अन्य रिपोर्टों के अनुसार 90,000 से ज़्यादा बार सिविल एरिया को निशाना बनाया गया है। 600 स्कूल, 200 से ज़्यादा म्यूज़ियम, स्मारक, 250 स्वास्थ्य केंद्र, 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नागरिक ठिकानों और सैन्य ठिकानों के बीच अंतर न करना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाओं का कहना है कि इजरायली सेना ने लेबनान की घनी आबादी वाले इलाकों में सफ़ेद फास्फोरस वाले शेल दागे। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक रिहायशी इलाकों में इस केमिकल का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इससे आगजनी होती है, भीषण जलन होती है और मानवता को स्थायी शारीरिक नुकसान पहुंचता है। अलग अलग मानवाधिकार संगठनों के आंकड़ों के अनुसार 28 फरवरी से 23 मार्च के बीच अमेरिका और इजराइल के हमलों में कम से कम 1600 से 1800 ईरानी नागरिक मारे गए हैं। यह संख्या 3000 से अधिक भी बताई जा रही। 217 बच्चे शामिल हैं। लेबनान में सिविलियन को टारगेट किया गया है और 1200 से ज़्यादा लोग लेबनान में मारे गए हैं। ये तो युद्ध अपराध है। ट्रंप द्वारा खुलेआम पावर स्टेशन और पुलों को उड़ाने की धमकी वार क्राइम है, क्योंकि इससे व्यापक आबादी की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। 100 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों ने हस्ताक्षर कर चेतावनी दी है कि इस हमले में युद्ध के अधिकार और नियमों की धज्जियां अमेरिका और इजराइल द्वारा उड़ाई जा रही हैं। सबसे हैरानी की बात कि मोदी जी जैसे बड़े विश्व नेता, विश्व गुरु कई मौक़ों पर ट्रंप के साथ खड़े नजर आए। जब अमेरिका के साथी देशों ने, नाटो के देशों ने, यूरोप के देशों ने अमेरिका की आक्रामक नीतियों से परेशान होकर अमेरिका का साथ
छोड़ना शुरू कर दिया, तब भारत जैसे स्वतंत्र और मजबूत देश को संतुलित और स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए था। अयातुल्ला खामनाई के अमेरिकी हमले में दुखद निधन के बाद भारत ने शोक व्यक्त करने में ही 5 दिन की देर लगाई। आज सवाल सिर्फ ट्रंप का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो मिलिट्री ताकत के दम पर दुनिया को नियंत्रित करना चाहती है। अगर समय रहते इस मानसिकता का विरोध नहीं हुआ तो आने वाले समय में वैश्विक संकट और गहरा सकता है। मानवता का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सबसे बड़ी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है इस तरीके के युद्धों की, और चुका रहे हैं हम लोग। यह सोचकर हम चुप नहीं रह सकते कि अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में हम बीच में क्यों पड़े। सब ने देखा है इस युद्ध की वजह से हमारे देश में एलपीजी का ही संकट कितना गहरा हो गया है। अनेक उद्योग बंद हो गए हैं, अनेक बंद होने की कगार पर हैं। जो रोजगार करने दूसरे राज्य गए थे उन्हें खाना पकाने के लिए गैस नहीं मिल पा रही है। 3-3, 4-4 दिन से भूखे रहकर वापस अपने गांव आ रहे हैं। अमेरिका, ईरान और इजराइल का युद्ध सिर्फ 3 देशों की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या बन गई। और अमेरिका का तानाशाही रवैया पूरी दुनिया को संकट में डाल रहा है। हालांकि अभी युद्ध विराम हुआ है, लेकिन सनकी आदमी का क्या भरोसा। ट्रंप कब अपनी सनक में फिर युद्ध शुरू कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। और ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के इस युद्ध विराम में मध्यस्थ कौन? पाकिस्तान, एक ऐसा देश जो आतंक को पनाह देता है, आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर है, ग्लोबल पॉलिटिक्स का इतना प्रमुख खिलाड़ी बन गया। और भारत अमेरिका इजराइल युद्ध में अपनी भूमिका को लेकर सवालों के दायरे में। क्या जरूरत थी मोदी को युद्ध के ठीक पहले इजराइल जाने की और फादरलैंड कहने की? बहुत मजाक उड़वाया है देश का इस तरीके की बातें करके। एक ही सांस में अपने देश को मदरलैंड और इजराइल को फादरलैंड कहना शोभा देता है। भारत ने एक कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री की वजह से भारी कीमत चुकाई है। जब दुनिया को भारत की न्याय के पक्ष में उठने वाली आवाज़ की ज़रूरत थी, सत्य के पक्ष में उठने वाली आवाज़ की ज़रूरत थी, तब भारत अमेरिका और इजराइल के द्वारा किए जा रहे काले कारनामों पर चुप रहा। इसे अच्छा नहीं समझा गया है। जिस भारत ने कभी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की, नेतृत्व किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी की अगुवाई में पूरे विश्व के 100 से अधिक देश कहते थे हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, हम लोग गुट निरपेक्ष हैं। उस समय भारत की आवाज़ पूरी दुनिया सुनती थी। और आज क्या हालत कर दी है भाजपा सरकार ने देश की, चिंता का विषय है। जय हिंद, वंदे मातरम साथी।